मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली कक्षा में हम विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे थे। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें की कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, विद्युत धारा को का प्रतीक क्या है, उसको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। विद्युत धारा के स्रोतों के बारे में हमने बात की, जैसे कि विद्युत सेल और विद्युत जनित्र। और हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत धारा के जो स्रोत है उनमें से सबसे पहला है हमारा विद्युत सेल। तो आज हम विद्युत सेल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो विद्युत सेल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है या बदल देती है। इतनी बात हमने कर ली। तो अब बेटा देख सकते हो अभी मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में एक इस तरह से एक सेल है, देख रहे हो आप? ये विद्युत सेल है, ठीक है, जिसे हम बैटरियों में, जिसे हम टॉर्चों में, क्लॉक में इत्यादि में उपयोग इसका करते हैं। सबने देखा होगा इस तरह के, इस प्रकार के जो है सेल्स को देखा होगा। ये है विद्युत सेल, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि विद्युत सेल की जो रचना है ये कैसे बनी हुई है, उसकी कार्यविधि क्या है, इसका जो वर्किंग है वो कैसा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो विद्युत सेल की सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत सेल की रचना एवं उसकी कार्यविधि। रचना, विद्युत सेल की रचना एवं कार्यविधि। कार्यविधि यानी कि उसका जो वर्किंग है, जो वो कैसे कार्य करता है, एवं उसकी कार्यविधि। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है। 13.2 में एक चित्र दिया हुआ है, सभी उसको देख लीजिए। एक सेल का, विद्युत सेल का जो है चित्र दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसका आंतरिक घटना का जो है चित्र आपको दिया है, उसी को लेकर हम समझेंगे उस बात को। ओके, तो सभी उस चित्र को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से एक चित्र आपके पुस्तक में दिया हुआ है 13.2 में। देख रहे हो आप बेटा? तो इसमें देखो, विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं के दो छड़े होती है। ये आप देख रहे हो, लाल रंग में और नीले रंग में दो छड़े दे रखी है यहाँ पर, देखा? तो विद्युत सेल में दो अलग अलग धातुओं की दो छड़े हैं, जिन्हें विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड, है ना? तो इन छड़ों को हम क्या कहते हैं? जो विभिन्न धातुओं से बने हुए हैं, इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है और यहाँ पर इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, देख रहे हो? ये देख रहे हो, द्रव भरा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसमें डूबे रहते हैं? ये इस द्रव में डूबे रहते हैं। अब इस द्रव को क्या कहेंगे? इस द्रव को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत वैद्युत अपघट्य, ठीक है। और ये देख रहे हो बर्तन, इस बर्तन में ये जो द्रव भरा हुआ है ये वैद्युत अपघट्य है। और ये जो दो छड़े दे रखी है, जो छड़े हैं ये अलग अलग धातुओं से बने हुए हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्य या बर्तनों का उपयोग करते हैं। ये नहीं कि सभी सेल के लिए हम एक ही प्रकार के इलेक्ट्रोड या वैद्युत अपघट्य या एक ही प्रकार के बर्तन उपयोग में लाए। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के लिए, अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्य व बर्तनों का उपयोग हम करते हैं। अब देखते हैं इसका वर्किंग कैसा है, ये कैसे कार्य करता है। जब ये दो इलेक्ट्रोडों को किसी वैद्युत अपघट्य में, आप देख रहे हो वैद्युत अपघट्य में
डुबाया जाता है। इनको देखो डुबा कर रखा हुआ है ना। तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश, आप देख सकते हो यहां पर ऋण आवेश दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रोड पर जो है ऋण आवेश होता है तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होने लगता है। जब इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोलाइट में यानी कि वैद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है तो इन दोनों छड़ों में एक एक तरह के चार्जेस आने लगते हैं, आवेश आने लगते हैं। एक में क्या आता है, ऋण आवेश आने लग पड़ता एकत्र होता है, और दूसरे में जो है कौन सा आवेश होना शुरू हो जाता, एकत्र होना शुरू हो जाता है, धन आवेश एकत्र होना शुरू हो जाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है उसे हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एनोड कहते हैं। और जिस पर जिसमें ऋण आवेशित होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसको उसको हम कैथोड कहते हैं। और जिन पर धन आवेशित होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो एनोड कहलाता है। ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड यानी कि जिसमें कि ऋण आवेशित संचित होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम एनोड कहते हैं। ये क्लियर है आपको बात। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक के तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, अब सोचो आप जरा, इन दोनों छड़ों को, इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बोला मैंने आपको, जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसको हम कैथोड कहेंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एनोड कहेंगे। तो इनको अगर एक तार के माध्यम से हम अगर जोड़ दे, क्या करें, एक तार के माध्यम से इसको जोड़ दे, तो उसमें आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। आपको पता है ना, जब पहले मैंने आपको बताया था ऐसे तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होने लग पड़ता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है, विद्युत धारा बहने लगती है। जब तक वैद्युत अपघट्य, इसमें जब तक वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोडों को मिलता रहेगा, इसकी एनर्जी पूरी किसमें है, वैद्युत अपघट्य में है, जब तक इन जो है छड़ों को वैद्युत अपघट्य का आवेश मिलता रहेगा, तार में आवेशों का प्रवाह होता रहता है और विद्युत धारा भी प्राप्त होती है। जैसे ये खत्म हो जाता है, इनका इनका जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको, ये बात क्लियर है। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, कैसे है इसकी वर्किंग, कैसे बताया कि विद्युत सेल में अलग अलग दो छड़ें होती है ना, विद्युत सेल में दो अलग अलग छड़ें होती हैं जिन्हें विद्युताग्र कहते हैं। विद्युत सेल, विद्युत सेल में दो अलग अलग छड़ें होती हैं, धातुओं के बने हुए छड़ें होती हैं, और इन छड़ों को हम क्या कहते हैं, इन छड़ों को हम विद्युताग्र कहते हैं, विद्युताग्र कहते हैं, विद्युताग्र कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड है किसी बर्तन, मैंने आपको दिखाया बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं, और उस द्रव को हम क्या कहते हैं, उस द्रव को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब फिर क्या बताया, जब दोनों छड़ों को किसी वैद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश, क्या बताया मैंने आपको, जैसे कि वैद्युत अपघट्य पर हमने, ये बर्तन है इसका और ये वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य है। तो ये दोनों छड़े इसमें डूबे हुए हैं, ये दोनों छड़े इसमें डूबे हुए हैं, है ना, ये देखो दोनों छड़े डूबे हैं।
वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए हुए। तो क्या होता है जब ये डुबोया जाता है तो एक पर जो है ऋण आवेश तथा दूसरे पर धन आवेश जो है एकत्रित होने लगता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है, ऋण आवेश संचित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैथोड कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कैथोड कहते हैं, कैथोड, अंग्रेजी में भी कैथोड, ठीक है, कैथोड। अब जिसमें पॉजिटिव चार्ज संचित होता है यानी कि धन आवेश संचित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। उसे हम एनोड कहते हैं, ठीक है, एनोड। अंग्रेजी में भी एनोड ही लिखते हैं हम। ये बात क्लियर है? अब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक के तार के साथ अगर हम जोड़ दे, ठीक है, तार के साथ जोड़ दे, चालक तार से जोड़ दे, तो उसमें क्या होने लग पड़ता है? उसमें आवेश, इलेक्ट्रॉन पास होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह फ्लो होने लगता है, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। और जब तक वैद्युत अपघट्य में आवेश इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं, इन इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं, तार में आवेशों का प्रवाह होता रहता है और विद्युत धारा भी प्राप्त होती रहती है। जब ये वैद्युत अपघट्य खत्म हो जाए तो क्या होता है? इनके चार्जेस भी खत्म हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर है ये आपको, है ना? अब हम पढ़ेंगे विद्युत सेल के प्रकार। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखते हैं विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल जो है दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल। प्राथमिक प्राथमिक सेल, ठीक है, प्राथमिक सेल। और दूसरा है द्वितीयक सेल। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल, अंग्रेजी में इसको प्राइमरी सेल कहेंगे। और द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो विद्युत सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल। क्लियर है? तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राथमिक सेल के बारे में। चलिए देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है। तो बेटा प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। क्या कहा मैंने? पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? अनुत्क्रम इनमें जो होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं वो कैसी होती है? अनुत्क्रमीय, क्रमणीय, ठीक है, अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है यानी कि इनका अगर हम एक बार उपयोग कर ले तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। एक बार जो है ये खत्म हो जाते हैं तो ये इसका हम दोबारा उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि कई कई बैटरियां होते हैं दोबारा हम रिचार्ज करके उपयोग कर सकते हैं, है ना? लेकिन इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा टॉर्चों में, जैसे क्लॉक में, आपके घरों में आप एक बैटरी को डाल दे या दो बैटरीज को डाल दे, जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद आपको वो फेंकना पड़ता है, फिर उसका दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसे क्लॉकों में घड़ी रुक जाती है ना?
घड़ी रुक जाती है तो क्या हो जाता है, उसका हम दोबारा क्या नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उन सेलों को फिर क्या करना पड़ता, बदलना पड़ता है। तो वैसे टाइप के सेल कैसे होते हैं, वो प्राथमिक सेल होते हैं, जो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, और इनकी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? चलिए, ये अनुत्क्रमणीय होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्राथमिक सेल है, अगर हम उसका अवलोकन करें, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से, क्या क्या बने, उसके भीतरी भाग कैसा होता है, ये सब जरा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये जो सेल है आप देख रहे हो, इस सेल को अगर आप अवलोकन करेंगे तो सेल का जो बाहरी भाग है वो एक मोटे कागज अथवा धातु से बना होता है। ठीक है, बेलनाकार में बना होता है, देख रहे हो आप, बेलनाकार में इसकी आकृति बनी होती है। अब इसके मध्य में जो है पीतल की एक टोपी होती है, और वृत्ताकार आकृति में पेंदी जस्ते से बना हुआ होता है। अगर हम इस सेल को तोड़े, अभी हम तोड़ नहीं सकते इसको, अगर हम इसको तोड़े, अभी कभी आपको मौका मिले तो आप इसको जरा तोड़ कर देखिएगा, तो क्या क्या आप इसके भीतर पाओगे, जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा देते हैं, इसके भीतरी हिस्सा जो है कैसा होता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्राथमिक सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, तो जो प्राथमिक सेल जो होता है वो जो शुष्क सेल भी कहा जाता है उसको हम लोग, ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हो, अगर हम इसको तोड़कर देखें तो इस प्रकार से इसकी आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। तो अब सेल को का भीतरी भाग का अगर हम लोग अवलोकन करें, तो धातु के बेलनाकार बर्तन के अंदर, ये देखो, बेलनाकार बर्तन के अंदर मध्य में एक कार्बन की छड़ होती है इसमें, तथा छड़ के चारों तरफ काले तथा सफेद रंग के चूर्ण से भरा हुआ होता है, पाउडर होते हैं इसके। कैसे रंग के पाउडर होते हैं, सफेद और काले रंग के पाउडर से ये भरा होता है। ठीक है, जो काले रंग का जो चूर्ण है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, काले रंग का जो चूर्ण होता है वो क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। आप देख सकते हो यहाँ पर MnO2 लिखा हुआ है ना, MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, तथा कार्बन का चूर्ण के मिश्रण है। ठीक है, देखो कोयला लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यानी कि कार्बन, कोयला क्या है, कार्बन का ही एक वो क्या बोलते हैं, एक रूप है ना। तो क्या है, MnO2 जो काले रंग का जो चूर्ण है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन के चूर्ण का मिक्सचर होता है, उनका मिश्रण होता है। और सफेद रंग का जो चूर्ण होता है, सफेद रंग का चूर्ण अमोनियम क्लोराइड, आप देख रहे हो NH4Cl है ना। हम अमोनियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है, जो सेल में जलीय पेस्ट के रूप में भरा रहता है। कैसे भरा रहता है अमोनियम क्लोराइड, जलीय पेस्ट के रूप में भरा रहता है। सेल का जो खुला ऊपरी सिरा चपटे या पिच में बंद रहता है, ये देखो, ये बंद रहता है, इस तरह से पिच से बंद होता है। ठीक है, कार्बन की छड़ के ऊपर पीतल की टोपी, ये देखो बेटा, आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो है पीतल की जो टोपी है वो कैसा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है उसके ऊपर जो है धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव ध्रुव, पॉजिटिव पोल कहलाती है ये। कौन सी पोल कहलाती है, पॉजिटिव, धन ध्रुव। ठीक है, ध्रुव, तथा जस्ते से लगे हुए सेल की पेंदी, यहाँ पर नीचे जो है
वो कैसा होता है, जो चपटा भाग होता है वो कैसा ध्रुव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव ध्रुव होता है। तो शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती, जैसे मैंने बताया, उसके बाद इसका उपयोग नहीं रह जाता। बहुत समय तक आप उपयोग करते रहो तो क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है और उसको फेंकना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो सेल है, सेल का जो ऊपरी भाग, ये जो है, ये जो टोपी जैसा जो सिरा है, ये कौन सा पोल कहलाता है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो है ये नेगेटिव है। ये क्लियर है आपको, ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव, यानी कि ये धन ध्रुव कहलाती है और ये कौन सा ध्रुव कहलाती है, ये ऋण ध्रुव कहलाती है। जब इसका उपयोग हो जाता है, जो शुष्क सेल जिसे हम बैटर सेल कहते हैं, ये इसमें जो रसायनें जो होती है, जब तक इसमें रसायनें होती है इसकी क्रिया चलती रहती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती रहती है। इस सेल में थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त होती है, जब ये खत्म हो जाती है तो हमें इसको बदलना पड़ जाता है। ये बात क्लियर हो गई प्राथमिक सेल के बारे में। इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इसकी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो अनुत्क्रमणीय है। क्लियर। अब हम बात करेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। किसके बारे में, द्वितीयक सेल के बारे में बात करेंगे। अब बेटा जो द्वितीयक सेल है, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये देखो बिल्कुल उल्टा है, प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल के बिल्कुल विपरीत है इसका जो कार्य है। इसको क्या किया जा सकता है, पुनः आवेशित, पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, इसे सेल का आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। सेल का आवेशन। इसको क्या कर सकते हैं, इन सेलों में विद्युत धारा, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो मोबाइल है ना, मोबाइल में जब उसकी आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, आप क्या करते हो उसको, आप उसको क्या करते हो, उसको किसे अटैच कर देते हो, उसको चार्ज करने के लिए रख देते हो। जब उसमें विद्युत धारा बहने लगती है तो उसमें क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में वो बदल जाती है। इसको क्या कहते हैं हम, उसको सेल का आवेशन कहते हैं, यानी कि रिचार्ज कहते हैं। सेल को रिचार्ज हम बोलते हैं ना, रिचार्ज क्या बोलते हैं, हमारे फोन को रिचार्ज कर दो, तो उसको आवेशन की कहते हैं। ठीक है, और सेल को उपयोग में लाने पर क्या होता है, पुनः रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसे क्रिया, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल का निरावेशन कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं, यानी कि वो निकल गई उसमें से। हम फोन को रिचार्ज करते हैं, उसके बाद बहुत देर तक हम उसका उपयोग करते हैं, तब क्या होता है, उसकी चार्ज निकल जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम निरावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निरावेशन। उसको हम निरावेशन कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गई कि आवेशन क्या है। आवेशन हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं द्वितीयक सेल की, सेकेंडरी सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने आवेशन पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा एक और जो है वो है निरावेशन। निरावेशन, ठीक है, निरावेशन। तो आवेशन क्या है, आवेशन यानी कि इन सेलों में, द्वितीयक सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है।
तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम आवेशन कहते हैं। आवेश कर दिया उसमें, ठीक है, आवेशन कहते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है, सेल को उपयोग में लाने पर, उसको बहुत देर तक हम लोग उपयोग करते हैं तो उसका पुनः रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और इसे हम निरावेशन कहते हैं। ये क्लियर है आपको? उसको हम निरावेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस सेल को आवेशित करके हम जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं। अतः इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन सेल को, जो हमारा द्वितीयक सेल है, इसे हम संचायक सेल भी कहते हैं। द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक सेल को किस नाम से भी हम जानते हैं, संचायक सेल भी कहते हैं हम उसको, ठीक है, संचायक। क्यों संचायक सेल कहते हैं? क्योंकि इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राथमिक सेल की विशेषता क्या थी कि उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः संचयन कर सकते हैं इसका, है ना। तो द्वितीयक सेल को हम संचायक सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इनको संचित करते हैं, ये सेल्स जो है संचित करके रखते हैं, इसीलिए हम इन्हें संचायक सेल कहते हैं, ठीक है। तो संचायक सेल के एग्जाम्पल्स क्या है, सीसा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल है। क्या नाम बताया मैंने, सीसा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल है, ठीक है। और प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल्स अगर हम बोले, प्राथमिक सेल के लैक्लांशी सेल, डैनियल सेल, वोल्टियल सेल, शुष्क सेल व बटन सेल जो है प्राथमिक सेल के उदाहरण है। मैं आपको लिखकर दिखा देती हूं। तो हमने दो सेलों के बारे में अभी बात किया है ना, तो जरा इनके जो है डिफरेंस को एक बार देख लेते हैं, इनके अंतर को एक बार मैं आपको दिखा देती हूं, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, ये देख लेते हैं हम लोग। यस, देखो बेटा, स्क्रीन पर सभी ध्यान से देखिए। ये देखो, प्राथमिक सेल जिसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल जिसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो जो प्राथमिक सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। किसका? प्राथमिक सेल का, है ना। आंतरिक प्रतिरोध जो है अधिक होता है, लेकिन द्वितीयक सेल में आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ये आपके पुस्तक में इस तरह से तालिका दी हुई है, एकदम से सरल रूप से इसके अंतर आपको पता करने के लिए ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसको, किसको, प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित, बेटे यहाँ पर पुनः है, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक दिया है यहाँ पर। इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा से यूज हम नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसको बदल दिया जाता है, इसका दोबारा हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसको पुनः आवेशित, इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल को हम दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित इसको किया जा सकता है। अब देखो इसका उपयोग, प्राथमिक सेल का जो उपयोग है वो घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में किया जाता है। किन में किया जाता है? घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में प्राथमिक सेल का हम लोग उपयोग करते हैं। अब द्वितीयक सेल का उपयोग हम ट्रक, इन्वर्टर आदि में करते हैं, जैसे गाड़ियों में, ठीक है, गाड़ियों में, कारों में, ट्रकों में, इन्वर्टरों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और बार इन दोनों का अंतर आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़कर भी आइएगा। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, बल्कि द्वितीयक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम होता है। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेल को हम पुनः आवेशित करके इसका उपयोग कर सकते हैं।
प्राथमिक सेल का उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में कर सकते हैं। द्वितीयक सेल का उपयोग ज्यादातर गाड़ियों में, इन्वर्टरों में सब किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई? यस। तो ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है आपको, है ना? अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जनित्र के बारे में, विद्युत जनित्र। ये होगा हमारा अगला टॉपिक, विद्युत जनित्र, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? जनरेटर कहते हैं। ठीक है, जनित्र, विद्युत जनित्र के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज जो कुछ हमने पढ़ा वो आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी, है ना? क्या क्या पढ़े आज हम लोगों ने आज पढ़ा कि विद्युत धारा के स्रोत जो है विद्युत सेल और विद्युत जनित्र है, जिसमें कि विद्युत सेल के बारे में हमने बातचीत की। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। और फिर हमने विद्युत सेल की रचना एवं उसकी कार्यविधि के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने चित्र को देखा, बैटरी के चित्र को देखा, विद्युत सेल के चित्र को देखा, जिसमें हमने पढ़ा कि विद्युत सेल में दो अलग अलग छड़ें होती हैं। इन छड़ों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो बर्तन होते हैं उसमें एक द्रव होता है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? उस द्रव को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि अपघट्य, है ना? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और अलग अलग प्रकार के सेलों में अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है और बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जब दो इलेक्ट्रोडों को किसी वैद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है तो क्या होने लग पड़ता है? उसमें आवेश आने लगते हैं। उसमें क्या आने लगते हैं? आवेश। एक छड़ में ऋणावेश आता है और एक में ऋणावेश आता है और एक में धनावेश आता है। जिसमें ऋण आवेश आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैथोड कहते हैं। और जिसमें धन आवेश आता है उस छड़ को हम एनोड कहते हैं, है ना? एनोड कहते हैं। और क्या कहा? जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी चालक के तार के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो प्रकार के सेल है। विद्युत सेल जो है दो प्रकार के हैं। वे कौन कौन से हैं? प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल। और उन दोनों के डिफरेंस भी हमने देख लिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जिन्हें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से भाग में आपको डाउट आ रहा है। आप एक बार पढ़कर देखिए, अगर कोई डाउट है तो अगली कक्षा में आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।